साहब ऑफ द कॉलेज, मेरे मित्र, क्योंकि वो मित्र प्रथम है और वैसे मेरे जूनियर भी थे राजस्थान विश्वविद्यालय में, अनिल दादीज जी, और इनके पास बहुत सारे पद हैं, उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सब जानते हैं। मनोज अवस्थी जी, सभी संकायगण, विद्यार्थीगण, मीडिया कर्मियों और आप सब मित्रों, जब जब इस महाविद्यालय में आता हूँ तो एक गर्व और आत्मतोष का अनुभव होता है। जब जब प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि कल आना है तो ये कहते हैं और मैं उस अवसर को ग्रेब कर लेता हूँ। एक गर्व की अनुभूति होती है, एक आत्मसंतोष की अनुभूति होती है कि इस रूप में भी कि मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ जिसके संबद्ध महाविद्यालय का इतिहास विश्वविद्यालय से भी उज्ज्वलतर है। इस रूप में कि महाविद्यालय अपने साथ लगभग 200 वर्षों की गौरवमयी यात्रा कैरी करता है। इतना ही नहीं मित्रों, जब जब मुझे आवश्यकता होती है तो इस विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन और सहयोग भी मैं प्राप्त करता रहता हूँ, और इस सब के लिए प्रिंसिपल साहब को और आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह का सहयोग और मार्गदर्शन आप लोगों से मिलता रहेगा। मित्रों, जब मौलिक मूलभूत अधिकार की बात करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं, तो मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो स्वाभाविक रूप से हमें मानव होने के नाते मिलते हैं। उसलिए ये नैसर्गिक अधिकार हैं। एक घोषणा पत्र वेस्ट के द्वारा निकाला गया मानवाधिकार का उदय उस वक्त नहीं हुआ। मानवाधिकार का डॉक्यूमेंटेशन किया गया कि अब हम चीज़ों को करेंगे, जैसे कि मैं आपके सामने इस स्टेज से बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मानवाधिकारों की बात करेंगे तो मानवाधिकार वो ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य होने के नाते हमें स्वतः प्राप्त होते हैं, और इसलिए कई बार हम मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों से और कानूनी अधिकारों से भी समरूप से देखते हैं। ओवरलैपिंग है, लेकिन दोनों में अंतर होता है, तीनों में अंतर होता है। जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ऐसे अधिकारों की बात करते हैं जिसमें कुछ मानव अधिकार भी, कई अधिकार हैं जो दोनों श्रेणी में आते हैं, उनकी चर्चा मैं थोड़ी बाद में करूंगा। लेकिन कई अधिकार ऐसे होते हैं जो दोनों श्रेणी में आते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार मानव अधिकार से इस रूप में भिन्न होते हैं कि उनके लिए हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है। अगर किसी के अधिकार का उल्लंघन हुआ, वो संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन करते हैं तो वी कैन मूव द हाई कोर्ट as per the provisions laid down in the constitution। कानूनी अधिकार एक अलग तरह का अधिकार होता है। यह अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदत्त होता है, मौलिक अधिकार, लेकिन कानूनी अधिकार हमें विधानमंडल और संसद के द्वारा कानून बना करके प्रदान किए जाते हैं। इसलिए जब हम इन तीनों की अधिकारों की चर्चा करते हैं तो ये अंतर जरूर ध्यान में रखें। एक एकेडमिशियन होने के नाते इस अंतर को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि मानव अधिकार की जब बात करते हैं तो उनका स्पेक्ट्रम बहुत बृहद होता है, और वो इतना स्पेक्ट्रम बृहद होता है कि ये, जैसा कि कन्वीनर बता रही थी, सार्वभौमिक होते हैं। और सार्वभौमिक इस रूप में होते हैं कि न तो भौगोलिक सीमाएं, न लिंग का भेद, न जाति का भेद, न किसी और चीज का भेद इन पर प्रभावी होता है। जब हम भारत की बात करते हैं, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया, तो भारत एक राष्ट्रीय नहीं है मित्रों, भारत एक सभ्यता भी है। और इस सभ्यता के अंतर चेतन में मानवाधिकार इस रूप से निहित हैं कि हमारे दिन की शुरुआत ही उन मानवाधिकारों से होती है। हमारे यहाँ कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, किसी दूसरे ने इस बात की चर्चा नहीं की जो आज भी मानवाधिकार का मूल मंत्र है।
और वहीं नहीं, हम वहाँ से चले, आगे बढ़े, संविधान तक पहुँचे। उसमें भी कहा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहाँ पर भी हमें संपूर्ण राष्ट्र को एक मानव के रूप में देखा गया। वहाँ से यात्रा चली, डिजिटल युग तक पहुँची, पर डिजिटल युग में भी हमने ये ध्यान रखा कि मानवाधिकारों का हनन नहीं हो। सरकार अपने स्तर पर आज भी सावचेत है। इसलिए ये कहना कि मानवाधिकारों का जनक उस वक्त था, वेस्ट के माध्यम से 1950 में वो अस्तित्व में आए, तो ये सिर्फ एक एग्जेजरेशन है, क्योंकि भारतीय सभ्यता की तो पूरी बुनियाद ही मानवाधिकारों पर आधारित है। मित्रों, बहुत ज़्यादा इसकी, आप कोई भी वैदिक ऋचा को पढ़ लीजिए, किसी रूप में देख लीजिए, आपको हर वैदिक ऋचा में उस मानवाधिकार की सुगंध परिलक्षित होगी, क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत विद्वान और बुद्धिमान थे। उन्होंने सारे विश्व को एक कोस्मोस समझा, जिसमें मनुष्य का दायित्व एक कस्टोडियन से ज़्यादा नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का अस्तित्व तब होगा जब मनुष्य अपने कर्तव्यों की पालना करेगा। इसलिए जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो कर्तव्य की बात उससे पहले आती है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं, इसका मतलब दूसरे मनुष्य के अधिकार की रक्षा कर रहा हूं। अगर मैं ये चाहूं कि मुझे मेरे मानवाधिकार मिले, मेरे कर्तव्य की मैं चिंता नहीं करूं, तो मानवाधिकारों की प्राप्ति के बारे में सोचना भी बेमानी है। मैडम अभी कह रही थी कि हमारा प्रदूषण इतना हो गया है, इसे प्रदूषण कम हो, लेकिन जब तक मैं उस संदर्भ में अपने आप के मेरा क्या कर्तव्य है, प्रदूषण को कम करने में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, तब तक प्रदूषण कम नहीं होगा। इसलिए मानवाधिकारों को सोचना है तो कर्तव्यों के साथ सोचना पड़ेगा, उनके बगैर मानवाधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। मित्रों, जब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार भी मानवाधिकार, बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो मानवाधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार की श्रेणी को पार करके व्यक्ति के अधिकारों में प्रवेश कर जाते हैं। धर्म का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं। एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार छोड़ दीजिए, बाकी करीब करीब सारे मौलिक अधिकार मानवाधिकारों की श्रेणी में भी आते हैं। और इसलिए मित्रों, जब संविधान की चर्चा होती थी तो ये कहा जाता था कि ये संविधान सिर्फ भारत का संविधान नहीं है, अपितु मानवता का संविधान है। यह संविधान ही ऐसा संविधान है जो इस तरह के सारे अधिकारों को हमें प्रदान करता है, और वो भी एक अनब्रोकन सनातन ट्रेडिशन के साथ। उसको हमें उसी रूप में देखना होगा। थोड़ा और आगे चलें, मैं संविधान की बात कर रहा था, थोड़ा और पीछे जाते हैं तो वैदिक गणराज्य की चर्चा करते हैं। सभा और समिति होती थी, हर आदमी को अपना अधिकार होता था कि वो किस आदमी के फेवर में वोट करे, किस आदमी के अगेंस्ट में वोट करे, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता था। हर आदमी उन मानवाधिकारों के आधार पर अपने आप को प्रतिबंधित करता था। और वह सभा और समिति आज भी हमारे आदर्श होने चाहिए, हमारे गणतंत्र के आदर्श हो सकते हैं, लेकिन नहीं है। इतना ही नहीं, अगर हम राजा की बात करें या किसी प्रजा की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें या किसी और चीज की बात करें, हर विषय के साथ धर्म और रीत जुड़ी रहती थी। जब तक उस धर्म की बात और रीत की बात नहीं हो जाती थी, राजधर्म की बात होती थी, तो राजा को मनुष्य के अधिकारों की पालना सुनिश्चित करना आवश्यक समझा गया। मित्रों, मैं बुद्धिमत्ता की बात कर रहा था अपने पूर्वजों की। उन्होंने हर चीज को इस तरह से जोड़ दिया जिससे कि मनुष्य के लेवल पर उसकी पालना सुनिश्चित की जा सके। और यही कारण था कि राजा के द्वारा मानवाधिकार का पालन करवाना है तो ये कह दिया गया कि तुम्हारा ये राजधर्म है और तुम्हें इसकी पालना करनी होगी। हमारे इस तरह का विधान अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारे मानवाधिकारों का आधार आध्यात्मिक रहा। ब्रह्म हत्या का प्रावधान अगर कहीं रखा गया मानव अधिकार के उल्लंघन पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में था।
जन्मेजय और वेद व्यास की कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी। वेद व्यास जी सुनाते हैं जन्मेजय को घमंड हो जाता है, अहंकार होता है, लेकिन उसके बाद परिणीति क्या होती है? वो कहते हैं तुम्हारी ब्रह्म हत्या के आरोपी तुम इसलिए बन जाओगे क्योंकि तुम इस तरह का अपराध करोगे जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। मित्रों, मानवाधिकारों का इतना आध्यात्मिक आधार और किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता, और इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि भारतीय मानवाधिकारों का आधार आध्यात्मिक रहा। इतना ही नहीं, जब आध्यात्मिक अधिकारों की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप भक्ति आंदोलन की तरफ देखिए। भक्ति आंदोलन में बहुत सारे संत हुए, सूफी और भक्ति संत दोनों शामिल थे। अगर इनको देखें तो कबीर जैसे संत ने भी ये कहा कि जब आपको साधु के बारे में पूछना है तो उसकी जाति न पूछिए, जाति न पूछो साधु की। That was very boldly conveyed by Kabir to the humanity in such a time when untouchability was on the top. लेकिन हमारे आइडियल कभी भी हमारे संस्कारों से, हमारे आदर्शों से हम विचलित नहीं हुए, वो बने रहे। कई बार उठाक पटाक की स्थिति आई, लेकिन वो स्थितियां टल गई और हमारी ये अटूट परंपरा मानवाधिकारों की चलती रही। उसके बाद अगर आप अंबेडकर जी को देखिए, गांधी जी को देखिए, पूरे स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को देखिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्वाधीनता संग्राम का पूरा इतिहास मानवाधिकारों पर आधारित था। और ये मानवाधिकार कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन के आधार बने। भले नाम उनको अलग दे दिया गया हो, लेकिन मूल में गांधी जी के सारे सिद्धांत जिन पर स्वाधीनता का संघर्ष लड़ा गया, अंबेडकर जी के सारे सिद्धांत जिन पर संविधान को रचा गया या स्वाधीनता की नींव रखी गई, वो सारे के सारे मानवाधिकार पर आधारित थे। इसलिए हमने हमेशा से, कहने का मतलब ये है कि हमने सदैव ही मानवाधिकार को एक केंद्र बिंदु माना, हमारी सभ्यता का केंद्र बिंदु माना, मानव जीवन का केंद्र बिंदु माना। उससे अगर हम डिजिटल युग की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि डिजिटल सभ्यता एक अलग तरह की सभ्यता है। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है? एक तरफ मानव जीवन है और दूसरी तरफ डिजिटल एज है। जब मानव जीवन की बात करते हैं तो आदर्शों की बात होती है, सभ्यता की बात होती है, इथिक्स की बात होती है और दूसरी कई चीज़ों की बात होती है। लेकिन जब हम डिजिटल युग की बात करते हैं तो हमें देखने में आता है कि आदमी की प्राइवेसी भी सुरक्षित नहीं है। आदमी के डेटा कोई दूसरा एक्सेस कर रहा है, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है। लेकिन मित्रों, यह जानकर के आपको प्रसन्नता होगी कि भारत ने यहाँ पर भी इन चीज़ों के साथ समझौता नहीं किया और वो सारे प्रयास भारत में जारी हैं जिनके माध्यम से मानवाधिकारों की इस डिजिटलाइजेशन के युग में भी रक्षा की जा सके। जब हम इस डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे अधिकार, मानवाधिकारों के अंतर्गत जिनको मान्यता दी गई है, वो सारे अधिकार हैं। कुछ अधिकारों की चर्चा आपको, कुछ अधिकारों का आपको पता होगा। जब हम बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी की, निजता का अधिकार, राइट टू एक्सेस, अप्रोच का अधिकार यानी कि पहुंच का अधिकार, मैं डेटा ले सकता हूं, राइट टू डिजिटल इंक्लूजन, समावेशी डिजिटलाइजेशन का अधिकार। इसके बाद में राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑनलाइन एक्सप्रेशन, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्विलियंस, कि मैं जो भी गतिविधियां करता हूं, इसलिए पब्लिक यानी कि आप जहां जिस कमरे में यूजुअली होटल में रुकते हैं, वो आपकी परमिशन के बगैर वहां कैमरा नहीं लगा सकता है। और राइट टू बी फॉरगॉटन, ये राइट टू बी फॉरगॉटन आपको कईयों को पता नहीं होगा। उसमें आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेटा स्टोरेज वाले से कि ये मेरा डेटा मेरी निजता को नुकसान पहुंचाता है, या मैं इस डेटा को हटाना चाहता हूं क्योंकि इस सामग्री को मैं पसंद नहीं करता हूं, या ये मेरे को हार्म पहुंचाती है, तो आपको उसको आदेश दे सकते हैं कि इस डेटा को यहां से हटाया जाए। ये सब, इफ यू टॉक अबाउट अमेरिका, ऑल्दो गूगल ऑपरेट्स
in the whole world. But then if you go to the absolute media that is being operated by China, you will find that these things do not exist in China. जब आप right to be forgotten की बात करते हैं, once the data goes to the government, they say the data is not yours, the data are in the public domain, and thereby the individual freedom becomes a risk or comes at a risk. भारत ने इसका ध्यान रखा है। भारत में डिजिटल क्रांति हुई, और अगर डिजिटल क्रांति के मामले में भारत आगे बढ़ा है तो इतना आगे बढ़ा है, मैं समझता हूँ जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, थोड़े समय बाद अमेरिका को भी भारत चलाता है, लेकिन कुछ समय बाद संभवतः ऐसा आएगा जब भारत ही डिजिटल युग का प्रधान होगा। और उस डिजिटल युग का प्रधान इस रूप में होगा क्योंकि मित्रों, हमारी संस्कृति और सभ्यता ऐसी रही कि हमने बहुत सारी चीज़ों का अवदान, अन्वेषण और आविष्कार किया, लेकिन हमने हमारे मूल को नहीं भूला, ऐसा मूल जो गौरवपूर्ण मूल था। और इसलिए इस डिजिटल युग का भी मूल, मुझे पूरा विश्वास है कि वही होगा जो होना चाहिए हमारा गौरवपूर्ण आधार। और इसलिए आप देखिए, बहुत सारी स्कीम्स अभी चलती हैं, आप सब जानते हैं। आधार कार्यक्रम करोड़ों लोगों की पहचान है, लेकिन अभी भी कोई आदमी, हालांकि ये सब कुछ चोरी छिपे होता है, लेकिन आधार आपकी अनुमति से ही यूज किया जा सकता है। वो डेटा है, लेकिन वो आपकी अनुमति से ही उसका प्रयोग किया जा सकता है, आपकी अनुमति के बगैर उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था आपकी कहाँ है? गवर्नमेंट के पास है, लेकिन चाइना में ऐसा अधिकार नहीं है। The moment goes to the government and it has to go because by and large the economy is cashless. लेकिन भारत में आपका स्वामित्व बैंक में जाने के बाद भी आपका स्वामित्व आप ही का रहता है। बैंक कहता है कि पैसा आपका है, you can withdraw even through a sheet of paper also. Now that is being maintained by Bharat. Not only this digitalization has brought about a revolution in the field of education also. आप सब जानते हैं किस तरह कितने तरह के पोर्टल की आज हम बात करते हैं। दीक्षा की बात करते हैं, श्वम पोर्टल की बात करते हैं। Not only शिक्षा, but when we talk about medical field also, in the medical field also digitalization has brought about a revolution. आयुष्मान भारत, ई-संजीवनी, not only this but appointment online। और आपको जानकर के आप जानते ही होंगे, अब ऑनलाइन इलाज भी किया जाने लगा है। You can take consultation from a medical practitioner online and he will do everything to satisfy you. Let me tell you, which may not be possible in the case of physical interaction with a consultant sometimes. So I'm not advocating the use of digitalization that way, but the fact remains that you cannot stop digitalization. It has to happen. आप इसको रोक नहीं सकते हैं, इसलिए आपको इसको स्वीकार करना होगा, कि इस रूप में स्वीकार करना होगा जो भारत सरकार प्रयास कर रही है। न्यायपालिका में भी डिजिटलाइजेशन शुरू हो गया है, ई कोर्ट्स की बात हम करते हैं, ई फाइलिंग शुरू हो गया है, और इवन अपने ऑफिसेज में भी जब हम बात करते हैं तो राजकाज ऐप की बात करते हैं, और सारा का सारा काम राजकाज के माध्यम से ही होता है। लेकिन मित्रों, सारे मैंने इन गुणों की बात की। भारत में इसका ऑपरेशन भी बहुत लंबा है, ये भी चर्चा की, यानी कि हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी विल बिकम नंबर 1। आई वुड कॉल इट डिजिटल पावर। बट देन डिजिटलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो एक दुधारी तलवार है। इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं और नकारात्मक पक्ष भी हैं। और नकारात्मक पक्ष इस रूप में है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे वो सारे मानवाधिकार, we are afraid of losing or at the risk of losing almost all the human rights। सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो डिजिटलाइजेशन ने
हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर दिया है। जवाबदेही एक आदमी की दूसरे आदमी के प्रति तय हुई है, जो एक बहुत बड़ा सुकून है। इतना ही नहीं, हमारे सब चीज़ों में, चाहे वो भुगतान की प्रक्रिया हो, आजकल हम सब डीबीटी की बात करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और वो किस माध्यम से संभव हुआ? डिजिटलाइजेशन के माध्यम से संभव हुआ। शिक्षा का सशक्तिकरण हुआ, न्याय आसान हुआ। हालांकि इन सब चीज़ों का, जैसा मैंने कहा, और सबसे बढ़िया समाज के सशक्तिकरण का काम भी। RTI came into being, although you can argue that there are multiple misuses of RTI, agreed, but with the intention with which it was brought, it was a revolution in the field of digitalization. आगे बढ़ा समाज, सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया में आपको ये पता चला, एक माध्यम मिला जिस माध्यम से आप दुनिया तक पहुंच सकते थे, आपकी दुनिया तक पहुंच सुनिश्चित हुई। लेकिन इसके खतरे, जब हम खतरों की बात करेंगे तो शायद खतरों की लिस्ट फायदों से, लाभों से ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, डिजिटलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको रोका नहीं जा सकता है। निजता का अधिकार सबसे बड़ा खतरा है, निजता के अधिकार को डिजिटलाइजेशन के कारण, और इसके कारण इसके दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ी है। दूसरा, आप बात सुनते होंगे कई बार, डिजिटल डिवाइड, और ये डिजिटलाइजेशन के कारण डिजिटल डिवाइड भी क्रिएट हुआ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं which can avail or which makes use of almost all the digital devices, लेकिन दूसरे लोग ऐसे हैं, और जो अनभिज्ञता के कारण कहिए या अपनी पॉवर्टी के कारण कहिए, उसका उपयोग नहीं कर पाते। हम सब लोग, मेरी उम्र के लोग, हम सब लोग का मतलब मेरी उम्र के लोग उस ट्रांजिशनल फेज में हैं जिनको ये देखना पड़ता है या पूछना पड़ता है कि इसका ऑपरेशन कैसे होगा, और उस स्थिति में डिपेंडेंस बढ़ जाती है। गलत जानकारी, सोशल मीडिया, वी आर ऑल अफ्रेड ऑफ सोशल मीडिया, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन ओनली। एंड देन देयर इज, एज यू ऑल नो, द सोशल मीडिया हैज गिवन राइज टू द रेट ऑफ साइबर क्राइम ऑल्सो। साइबर क्राइम बार बार बढ़े हैं और निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इन पर सरकार एक अंकुश लगाने का निर्णय करती है तो साइबर क्रिमिनल जो हैं एक दूसरी डिवाइस ढूंढ लेते हैं। ये सारे खतरे बढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जैसा मैंने कहा, भारत सरकार ने भी अपनी नीतियां बनाई हैं। भारत नेट के माध्यम से नीति बनाई है, साइबर सुरक्षा सिक्योरिटी नीति है, साइबर सिक्योरिटी नीति है। उसके माध्यम से लोगों को साइबर सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। But at this time, I would suggest that the only solution is awareness. Unless we are aware of all the things that are happening around us, the devices or the facilities of security and safety which are being provided by the government may not prove very useful. So we need to be very careful. We need to be aware that this is what is happening around me. मित्रों, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो इसे रोका नहीं जा सकता है, मैंने बार बार कहा, लेकिन ये हम कर सकते हैं कि इनको हमारे मानव मूल्यों के अनुरूप हम बना सकते हैं। और जब मानव मूल्यों के अनुरूप बनाने की बात करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और मित्रों, यही नीति निर्माताओं की भी उम्मीद है। और भविष्य का भारत भी इसी पर आधारित है। इसलिए हमें इसको लेकर के, साथ लेकर के चलना पड़ेगा, और इस बात को मानना पड़ेगा कि मानवाधिकार और डिजिटलाइजेशन एक दूसरे के विरोधी नहीं, अपितु एक दूसरे के साथ साथ चल सकते हैं, बशर्ते हमें हमारी गौरवपूर्ण परंपराओं के साथ समझौता नहीं करना है। अगर हमने हमारी परंपराओं के साथ समझौता किया तो हमारा जो उद्देश्य है डिजिटलाइजेशन का, ये सारे गुणों का, इन पर सब पर पानी फिर जाएगा।
इन भाषणों की सबसे बड़ी उपादेयता जो समझी जाती है वो ये होती है कि ये भाषण हुआ, हमारे शिक्षकों का क्या दायित्व था, विद्यार्थियों का क्या दायित्व था, इस मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए हम शिक्षक और शिक्षार्थी क्या कर सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या मानवाधिकारों को पढ़ा करके ही मानवाधिकार के संदर्भ में कुछ बताया जा सकता है? इस तरह के भाषणों के आयोजन करने का ही, या हम शिक्षक अमूर्त रूप से विद्यार्थी उस मानवाधिकार को ग्रहण भी कर ले और उसको ये पता भी चले, यस इट मस्ट बिकम ए पार्ट ऑफ माय इंटीग्रल पॉलिसी, इंटीग्रल मैकेनिज्म, इन दैट केस लाइज द सक्सेस ऑफ मानवाधिकार। इसलिए हम सब की ड्यूटी है कि हम इनको हमारे क्लासरूम तक ले जाएं, और क्लासरूम में ले जाने का सबसे पहला आदर्श स्वयं शिक्षक होगा। और जब मैं इन परिवर्तनों की बात करता हूं तो मैं कहता हूं जब भी कोई परिवर्तन लाना है शिक्षा के क्षेत्र में तो 2 लेवल पर परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। नंबर 1 मोडस विवेंडी और नंबर 2 मोडस ऑपरेंडी। जब हम मोडस विवेंडी की बात करते हैं तो करिकुलम की बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं। क्या हम ऐसा मटेरियल बना सकते हैं, ऐसा वातावरण, ऑपरेंडी की तरफ आऊँगा तब उसकी चर्चा करूँगा, क्या हम ऐसे वातावरण का निर्माण भी कर सकते हैं जो समावेशी हो, ऐसा वातावरण जो किसी भी आधार पर किसी भी भेदभाव का विरोधी हो। उसको कुछ नहीं आता, वो मंदबुद्धि है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, वो निम्न श्रेणी का है या निम्न वर्ग से आता है, मैं उच्च वर्ग से आता हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत गरीब है। इस तरह का अंतर अपने को समावेशी क्लास में क्रिएट करना होगा। मित्रों, हम जाने अनजाने में क्या करते हैं, एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी है उसकी प्रशंसा करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जब जो विद्यार्थी थोड़ा पिछड़ा होता है, अप टू द मार्क नहीं होता है, उसको हम बुला करके समझाने की बजाय 10 मित्रों के सामने, उसके साथियों के सामने डांटते हैं तो सबसे बड़े मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। और इसलिए जब मैं बहुत बार कहता हूं कि जब तक मानवाधिकारों को सेंसिटाइज नहीं किया जाएगा, जब तक मानवाधिकारों के प्रति सेंसिबिलिटी पैदा नहीं की जाएगी, इस तरह की चीज़ों के प्रति मानवाधिकारों का क्रियान्वयन संभव नहीं है। इसलिए मित्रों, सेंसिबिलिटी और सेंसिटाइजेशन दोनों की आवश्यकता है। वी नीड टू बी सेंसिबल एंड वी नीड टू सेंसिटाइज द पीपल, ओनली देन we would be able to take the generation in the right direction. So I talked about the environment, now the curriculum. When we talk about the curriculum, जब curriculum की बात करते हैं तो मानवाधिकारों की बात पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित रह जाती है, या ज़्यादा करें तो इतिहास में कई बार चर्चा हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, स्वाधीनता संघर्ष का जो इतिहास था वो मानवाधिकारों पर आधारित था, और वो मानवाधिकार कालांतर में राष्ट्रीय अधिकार बन गए या स्वतंत्रता प्राप्ति के अधिकार बन गए। इसके अतिरिक्त चर्चा नहीं होती। मित्रों, क्या दूसरे विषय ऐसे नहीं हैं जिनमें मानवाधिकारों की चर्चा की जा सके? हर विषय, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, जब हम साहित्य की बात करते हैं तो किस तरह का साहित्य यूजुअली, क्योंकि अनिल जी हमारे मित्र हैं, इनसे एक दिन चर्चा हो रही थी, मैं इनसे कह रहा था, मैंने कहा आप साहित्य पढ़ते हैं, सारा जो वेस्ट से आता है उसमें किसकी चर्चा होती है? बलात्कार की चर्चा होती है, लूट की चर्चा होती है, बदमाशियों की चर्चा होती है, और भारत को नीचा दिखाने की चर्चा होती है, और ऐसे ही लोगों को नोबेल भी मिलता है। अब हम जब क्लासरूम में जाएंगे, किस तरह का साहित्य हमारे पास होना चाहिए? बिकॉज टीचर इज नॉट ओनली, let me say, the implementer of the syllabus, he is also the designer. आप लोग ही सिलेबस को डिजाइन भी करते हैं, और डिजाइन नहीं भी करते हैं, मान लीजिए अगर इम्प्लीमेंटर भी हैं, तो भी क्लासरूम में जा करके अपनी पैडागोजी को इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि भारत में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इस तरह का साहित्य पढ़ाना भी है तो भारत को हमेशा उस साहित्य के पृष्ठभूमि में भारत का साहित्य रखा जाना चाहिए, सो दैट द पीपल में नो द रियलिटी। हमारी कहानियाँ, हमारी कविताएं, हमारा साहित्य
चाहे आप वेदों की बात करें, चाहे महाभारत की बात करें, चाहे रामायण की बात करें। और रामायण और महाभारत के बारे में तो ऐसा कहा गया कि ये तो ग्रंथ ऐसे थे जो लिखे गए लेकिन अब कभी नहीं लिखे जा सकेंगे। इनकी उपादेयता और अद्वितीयता, मैं ये नहीं कह रहा कि इनका संबंध, क्योंकि ये किसी समुदाय के ग्रंथ नहीं है मित्रों। जब हम इन ग्रंथों की बात करते हैं तो ये मानवता के ग्रंथ हैं, और ये मानवाधिकारों की सबसे अच्छी शिक्षा हमें मिलती है तो इन्हीं ग्रंथों से मिलती है। भगवान राम झूठे पैरों की परवाह नहीं करते और खाते हैं। क्यों खाते हैं? अगर मानवाधिकार का इससे सटीक और कोई उदाहरण हो सकता है, मैं नहीं समझता। आप पूरे साहित्य को देख लीजिए। आपको इसलिए अपने लेवल पर परिश्रम करने की आवश्यकता है कि मैं मेरे साहित्य को किस तरह से मेरे क्लासरूम तक ले जाऊं, जिससे कि मेरे छात्र को इथिकल बना सकूं, मेरे छात्र को इस काबिल बना सकूं कि वो एक बहुत अच्छा मानव हो, मेरे छात्र को इस काबिल बना सकूं कि वो अपने कर्तव्यों के बारे में सीख ले, तो उसको अपने आप मानवाधिकार प्राप्त हो जाएंगे। कंप्यूटर की कक्षा में आप जाते हैं, आप साइबर बुलिंग की बात भी करें। साइबर बुलिंग के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करें किसके बारे में? मानवाधिकारों के बारे में। आप एनवायरनमेंट की क्लास में जाएं, उनको शिक्षित करें अधिकारों के बारे में कि आप मनुष्य के रूप में आप इस प्रकृति के कस्टोडियन हैं, इसलिए आपका काम और आपका कर्तव्य प्रकृति बंधन का है, न कि आप प्रकृति का मनमाने ढंग से उपभोग करने के अधिकारी हैं। मित्रों, सारांश में यही कहना चाहूँगा कि जब मानवाधिकार की बात करते हैं तो मानवाधिकार के साथ कर्तव्य एक साथ, यानी कि दोनों एक साथ चलते हैं। इसलिए जब मानवाधिकारों की बात करेंगे तो कर्तव्यों की बात भी करनी होगी, और कर्तव्यों की बात अगर हम सबसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो हमारे खुद के ऐतिहासिक परिवेश से समझ सकते हैं, हमारे साहित्य से समझ सकते हैं, और अपनी परंपराओं पर गौरव करके समझ सकते हैं। धन्यवाद, आभार आप सबका। आपने मुझे इतना शांति से सुना। धन्यवाद।